प्रिय विद्यार्थियों, अपनी साइकिल की फिजियोलॉजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो अगला अपना सिस्टम है वो है रिप्रोडक्शन और उसकी लाइफ साइकिल। तो जो रिप्रोडक्शन है उसके अंतर्गत अपने देखें तो जो साइकिल है, साइकिल में दो प्रकार का जनन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो चर्चा करें अपने, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्यतः दो विधियों के द्वारा इसके अंदर होता है। एक तो है बडिंग या जो कलिका का निर्माण होता है वो, और दूसरा है रीजनरेशन, जो पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है या पुनरुद्भवन के द्वारा इसके अंदर अगर जंतु को दो भागों में या जितने भी जो उसके अंश बनते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो दोबारा रीजनरेट करके नए जंतु का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर बडिंग और रीजनरेशन इसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले अपन देखें बडिंग। तो बडिंग एक अलैंगिक जनन की विधि है, और इस दौरान जो पैतृक साइकिल के आधार से जो जहाँ सबस्ट्रेटम से जहाँ चिपका रहता है उस आधार भाग से एक उभार के रूप में पार्ट्स उत्पन्न होता है। इसे अपने कलिका या बड कहते हैं। और ये जो बड है वो वृद्धि करके जब बड़े आकार की हो जाती है तो इसके जो एंटीरियर पार्ट है, जो स्वतंत्र भाग है, उससे ओस्कुलम का निर्माण हो जाता है, और ये फिर जंतु से अलग होकर नए जंतु के रूप में विकसित होती है और या नए जंतु का निर्माण करती है। और यदि ये बड्स पैतृक के साथ जुड़ी रहती है तो ये कॉलोनी का निर्माण करती है। तो इस तरह से जो जंतुओं के अंदर बडिंग या जो इसकी कलिका है उसके द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। इसी तरह इसका दूसरा जो रीजनरेशन है या जो पुनरुद्भवन है उसके बारे में अपन चर्चा करें तो जो स्पंज, जो जितने भी पॉलीफेरेंस हैं उनके अंदर रीजनरेशन की क्षमता है वो अधिक होती है, तीव्र क्षमता पाई जाती है इनके अंदर। और ये जो क्षमता है वो इसकी आर्क्योसाइट सेल्स के कारण होती है, क्योंकि जो आर्क्योसाइट सेल्स होती है वो पूर्ण शक्ति या टोटिपोटेंट होती है। और ये साइकिल को अगर अलग अलग अनेक टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए साइकिल का निर्माण करता है। तो जो साइकिल है उसके अंदर रीजनरेशन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, और ये अलैंगिक जनन की विधि भी है जिसके द्वारा जो पार्ट्स अलग अलग होते हैं वो नए जंतु के रूप में विकसित हो जाते हैं। फिर अपने आगे इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में चर्चा करें। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो अपने को पता है कि साइकिल है वो क्या एक मोनोशियस या हर्मोफ्रोडाइट जंतु है। इसका मतलब ये है कि एक लिंगाश्री है या उभयलिंगी। एक लिंगाश्री का मतलब जो एक ही जंतु के अंदर अगर मेल और जो फीमेल ऑर्गन्स या जो गैमिट्स हैं उनका अगर निर्माण होता है तो वो क्या है, मोनोशियस कहलाते हैं, या हर्मोफ्रोडाइट, जिसके अंदर दोनों जो गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है अगर एक ही जंतु के अंदर संपन्न होती है तो वो क्या हर्मोफ्रोडाइट या उभयलिंगी कहलाते हैं। अच्छा, इसके अंदर प्रोटोजीनी या जो स्त्री पुरुषता है वो इसके अंदर पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोटोजीनी है उसका मतलब होता है कि इसके अंदर मादा गैमेट्स हैं वो नर की अपेक्षा पहले डेवलप होते हैं, पहले उसके अंदर मैच्योरेशन की क्रिया होती है। तो जो नर जननांग है या जो नर गैमेट है वो पहले डेवलप होते हैं, और उसके बाद में जो मादा गैमेट है वो पहले परिपक्व होते हैं, और उसके बाद में नर गैमेट होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो इस अवस्था के कारण अगर इसके अंदर प्रोटोजीनी है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन या परनिसेशन जिसको अपने कहते हैं वो होगा। इसका मतलब एक जो जंतु है उसका फीमेल गेमिट और दूसरे जंतु का मेल गेमिट उसको आके फर्टिलाइज करता है। तो वो जो इस तरह की घटना होती है वो क्या कहलाती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो इस जंतु में जो अपने को पता है कि पर्टिकुलर कोई सिस्टम नहीं होता है, गोनाड्स नहीं पाए जाते हैं, जनन अंग होते हैं
वो नहीं पाई जाती हैं। इसके अंदर जो इसकी मेसेंकाइम के अंदर जो आर्क्योसाइट सेल्स होती है, उन आर्क्योसाइट सेल्स के द्वारा ही स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मत है, जैसे गेटनबाई नामक एक वैज्ञानिक है, गेटनबाई, उसके अनुसार इसके अंदर जो कोइनोसाइट सेल्स होती है, वो कोइनोसाइट सेल्स स्पर्म का निर्माण करती है। अच्छा, स्पर्म की अंदर वही है, अपने को पता है 2 पार्ट्स होते हैं, हेड पार्ट होता है, टेल पार्ट होता है। तो इसके बाद में जो गेमेटोजेनेसिस है, उस गेमेटोजेनेसिस के अंदर इसके अंदर 2 प्रोसेस के अंदर अपने इसको देखते हैं, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एक oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म निर्माण की क्रिया है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, वो इसकी जो स्पर्म मदर सेल्स हैं, वो प्रोसेस, जो स्पर्म मदर सेल है वो क्या है, एक जो बड़े आकार की एम्ब्यूसाइट सेल्स है, जो कि आर्क्योसाइट सेल्स है, वो इसके अंदर रूपांतरित हो जाती है। और इसके बाद में जो ये जो बड़ी सेल होती है, उस सेल को चारों ओर से कुछ अन्य कोशिकाएं, जो चपटी कोशिकाएं हैं, वो उसको घेर लेती है। तो इन चपटी कोशिकाओं का निर्माण स्पर्म मदर सेल के विभाजन द्वारा भी होता है, या फिर अन्य जो एम्ब्यूसाइट सेल्स है उनके द्वारा होता है। तो इस संपूर्ण जो रचना का निर्माण होता है, वो संपूर्ण रचना अब क्या, स्पर्मेटोसिस्ट कहलाती है। और इसके जो अंदर जो स्पर्म मदर सेल है, वो 2 या 3 बार विभाजित होती है, और विभाजित होने के बाद में स्पर्मेटोसाइट या स्पर्म का निर्माण करती है। तो ये जो घटना है वो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, अर्थात स्पर्म का निर्माण होना या स्पर्म निर्माण की क्रिया है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और ये आर्क्योसाइट सेल्स या जो कुछ वैज्ञानिक जैसे गेटनबाई है, गेटनबाई के मत अनुसार ये क्या है, कोइनोसाइट सेल्स के द्वारा भी संपन्न होता है। दूसरा इसके अंदर जो गेमेटोजेनेसिस है, उसके अंदर oogenesis। तो oogenesis अर्थात जो ओवा निर्माण की क्रिया है, वो क्या कहलाती है, oogenesis की क्रिया कहलाती है। तो जो आर्क्योसाइट सेल के आकार में बड़े होने पर उसके अंदर एक एग मदर सेल, या जिसे अपने oocyte भी कहते हैं, उसका निर्माण हो जाता है। इस कोशिका के अंदर स्ट्रक्चरल अपन बात करें तो उसके अंदर जो केंद्रक होता है वो आकार, जैसे ये इसके अंदर डायग्राम के अंदर दिखा रखा है नीचे, तो जो न्यूक्लियस होता है वो आकार में बड़ा होता है, और उसकी न्यूक्लियोलस होती है वो भी बड़ी होती है। और इसके अंदर क्या होता है, खाद्य पदार्थों का संग्रहित किया जाता है। तो उसके कारण ये आकार में, अब अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कुछ वैज्ञानिकों का ये है कि इसके अंदर जो थीसोसाइट सेल्स है वो आकर जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद में वो इसी में विलय हो जाती है, तो उसके कारण उसका आकार बड़ा हो जाता है। जबकि कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि जो कोइनोसाइट्स, ये जो थीसोसाइट सेल्स है, उससे जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो उसके अंदर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो ये ओवा है वो आकार में बड़े हो जाते हैं। और इसके पश्चात इसके अंदर ये जो सेल्स हैं वो मेसेंकाइम के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर धंस जाते हैं। और ये कोशिका वृद्धि करने के बाद में ओगोनिया का निर्माण करती है, और इसके पश्चात ये रेडियल केनाल में चली जाती है। और इसके अंदर जो रेडियल केनाल के अंदर जाने के बाद में इसके अंदर 2 मैच्योरेशन डिवीज़न होते हैं। तो फर्स्ट उसका कौन सा, मियोसिस, और दूसरा माइटोटिक डिवीज़न होता है। जैसे अपने और जो जितनी भी जो प्रोसेस है उसके अंदर पढ़ा है, तो पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर दूसरा उसका समसूत्री विभाजन होता है। उसके कारण 2 इसमें मैच्योरेशन डिवीज़न होते हैं, और उसके बाद में ओवा का निर्माण हो जाता है, और ये फिर रेडियल केनाल से वापस मेसेंकाइम में आती है और वहाँ पर स्थानांतरित कर दी जाती है, वहाँ पर धंस जाती है। और जो निषेचन की क्रिया है वो मेसेंकाइमा के अंदर ही संपन्न होती है। तो ये जो ओवा है वो निषेचन के लिए तैयार है वो, और उसकी फर्टिलाइजेशन की प्रतीक्षा के अंदर यहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर आगे की जो घटना है इसकी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर अपने देखें तो साइकन है वो क्या, प्रोटोजीनस है, या इसके अंदर प्रोटोजीनी पाई जाती है, इसका मतलब स्त्री पुरुष होता है। और इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और जो फर्टिलाइजेशन है वो कौन सा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर पाया जाता है। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर क्या, जो एक साइकिल द्वारा त्यागे गए स्पर्म
जो वाटर करंट है उसके द्वारा दूसरे साइकिल में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर रेडियल कनाल में पहुँच जाते हैं। और रेडियल कनाल में पहुँचकर इसमें निषेचन एक विशेष क्रिया द्वारा होता है। तो मैच्योरेशन जो oocyte है, मेच्योर oocyte है, उसके पास जो कोइनोसाइट सेल्स है, जैसे इस डायग्राम के अंदर अपन जैसे पहला डायग्राम है उसके अंदर देखें तो जो कोइनोसाइट सेल है वो सबसे पहले जो स्पर्म है इस कोइनोसाइट सेल के अंदर प्रवेश करता है। और जैसे इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है कि ये स्पर्म है कोइनोसाइट सेल के अंदर प्रवेश करता है। तो कोइनोसाइट सेल की जो कॉलर और जो इसके फ्लेजेला है वो वहाँ पर विलोपित हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं वो। और इस कोशिका का अब अपने क्या कहते हैं, कैरियर सेल कहते हैं। और ये कैरियर सेल अमीबीय जो कोशिका है, अमीबोसाइट सेल्स है, उसके समान दिखाई देने लग जाती है अपने को। और ये जो अमीबोसाइट सेल्स है वो गति करके oocyte के कांटेक्ट में आती है और जहाँ पर कांटेक्ट जो संपर्क में आती है वहाँ पर इसके अंदर एक गर्त या जो डिप्रेशन का निर्माण हो जाता है। और इस दौरान स्पर्म की जो दूसरी तरफ अपन देखें तो स्पर्म है उसकी टेल विलुप्त हो जाती है और ये इसका जो हेड पार्ट है वो एक कैप्सूल के द्वारा कैप्सूल का निर्माण करता है या कैप्सूल के द्वारा घेर लिया जाता है। और ये जो कैप्सूल है वो oocyte के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके पश्चात ये जो कैरियर कोइनोसाइट सेल है उस स्थान से दूर चली जाती है, दूर हट जाती है। तो इस तरह से इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की घटना है वो संपन्न होती है। सबसे पहले जैसे अपन दोबारा चर्चा कर लें एक बार, इसके अंदर क्या होता है, स्पर्म है वो इसकी जो कोलर सेल्स है, कोलर सेल्स के अंदर आती है, प्रवेश करता है। तो इसका जो कोलर और फ्लेजेला है वो रिमूव हो जाती है, वहाँ से हट जाती है। और ये एक जो अमीबोसाइट सेल्स है उसके समान कार्य करती है। और ये फिर ओवा के कांटेक्ट में आती है, जहाँ संपर्क होता है वहाँ पर इसमें एक डिप्रेशन का निर्माण हो जाता है, गर्त। और उसी गर्त से क्या है, स्पर्म इसके अंदर प्रवेश करता है। तो फिर इसके अंदर स्पर्म के अंदर जो चेंजेस आती है, उसके अंदर जो स्पर्म की टेल है वो विलोपित हो जाती है। और जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट के चारों तरफ एक कैप्सूल का निर्माण हो जाता है। और वो कैप्सूल है इस गर्त के द्वारा oocyte के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की घटना है वो संपन्न होती है। फिर इसके बाद में अपने डेवलपमेंट जो है, तो डेवलपमेंट के अंदर अपने देखें या इसकी जो एम्ब्रियोजेनी या डेवलपमेंट की घटना है, तो इसको अपने 3 भागों के अंदर मुख्य रूप से देखेंगे। एक तो है इसकी अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड, इसका मतलब इसके अंदर क्लीवेज और इसकी स्टोमोब्लास्टुला स्टेज है वो आती है। और फिर दूसरी इसकी लार्वल फॉर्म, तो साइकिन के अंदर जो लार्वा पाए जाते हैं वो कौन सा होता है, एम्फीब्लास्टुला अवस्था होता है। तो एम्फीब्लास्टुला और फिर उसके बाद में एम्फीब्लास्टुला है वो गेस्टुला के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इसके अंदर क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है। तो मेटामॉर्फोसिस के अंदर सबसे पहले क्या है, इसकी ओलिन्थिस स्टेज बनती है। फिर ये इसके अंदर जो ओलिन्थिस स्टेज है उसके अंदर इवेजिनेशन और इन्वेजिनेशन के द्वारा ये साइकिन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से अपने इसको 3 चरणों के अंदर अपने देखेंगे। तो जो डेवलपमेंट या जो इसकी एम्ब्रियोजेनी है उसके अंदर सबसे पहले अपन क्लीवेज की चर्चा करते हैं। तो क्लीवेज साइकिन है, अपने को पता है साइकिन के अंदर क्या होता है, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज पाया जाता है इसके अंदर। तो पहले इसके जो स्टार्ट के जो 3 डिवीज़न है, 3 विभाजन है वो क्या वर्टिकल होते हैं। तो इसके जो 3 वर्टिकल है उसके कारण क्या, एक कोशिका है वो कितनी 8 कोशिकाओं के अंदर रूपांतरित हो जाती है। और ये फिर इसका चौथा विभाजन या जो चौथा क्लीवेज है वो कौन सा होता है, हॉरिजेंटल होता है, क्षैतिज रूप से होता है। तो इसके कारण क्या है, ये जो 8 अवस्था है वो 16 ब्लास्टोमियर के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो इसके अंदर ये इसका जैसे आगे डायग्राम दिखा रखा है, तो ए इसका कौन सा है, जाइगोट है। और जाइगोट के अंदर पहला वर्टिकल, फिर सी के अंदर दूसरा वर्टिकल, फिर डी के अंदर तीसरा वर्टिकल। तो 8, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो ये जो 3 डिवीज़न है वो वर्टिकल है। और फिर इसके बाद में जो चौथा डिवीज़न है वो क्या है, इसका हॉरिजेंटल है। तो एक कोशिका से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 16 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो जो ये 16 कोशिका है इस अवस्था के अंदर क्या है, इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसके अंदर 2 ब्लास्टोमियर के टायर्स बन जाते हैं, 2 रूप के अंदर व्यवस्थित होती हैं। ऊपर के जो टायर होते हैं वो जो 8 है वो
छोटे आकार के हैं तो ये छोटे ब्लास्टोमियर यानी माइक्रोमियर्स कहलाते हैं, और नीचे के हैं वो आकार में बड़े होते हैं तो वो जो नीचे वाले हैं 8, वो बड़े जो आकार के हैं वो 8 मैक्रोमियर्स या जिनको अपन मेगामियर्स कहते हैं, ये इसके अंदर डेवलप होते हैं। फिर जो माइक्रोमियर द्वारा उसके अंदर जो आगे चल के अपन भविष्य की बात करें उनकी सेल्स की, तो उसके द्वारा कोइनोसाइट सेल्स का निर्माण हो जाता है। और जो बड़े आकार की जो ब्लास्टोमियर है, मैक्रोमियर वाली सेल्स, उनके द्वारा पिनेकोड्रम का निर्माण होता है। तो इसकी जो सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोमियर सेल्स होता है, उनके अंदर विभाजन तीव्र गति से विभाजन होता है। तो इन कोशिकाओं की जो भीतरी सतह है उनके ऊपर फ्लेजेला का निर्माण हो जाता है, फ्लेजेला ओरिजिनेट हो जाते हैं, और जो मैक्रोमियर है वो गोल और दानेदार हो जाते हैं। और दोनों जो ब्लास्टोमियर है उनके बीच में एक गुहा या केविटी का निर्माण हो जाता है, जिसे अपने ब्लास्टोसील कहते हैं, ब्लास्टोसील केविटी। और इस अवस्था के अंदर जो भ्रूण है उस भ्रूण को अपने स्टोमोब्लास्टुला कहते हैं। ये इसकी स्टोमोब्लास्टुला स्टेज है। तो स्टोमोब्लास्टुला के अंदर जो वही कि साइकिन की जो ब्लास्टुला अवस्था को ही अपनी क्या है, स्टोमोब्लास्टुला कहते हैं, कि इसके अंदर ब्लास्टोसील का निर्माण हो गया है। और इस स्टेज के अंदर केवल जो माइक्रोमियर है उनके अंदर ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उनके अंदर विभाजन होता है। तो इसके कारण क्या होती है, इनकी संख्या अधिक हो जाती है, और इन कोशिकाओं का जो भीतरी लेयर है उनके अंदर फ्लेजेला बन जाते हैं, जो ब्लास्टोसील केविटी होती है उसकी ओर अभिविन्यासित होती हैं अंदर की तरफ। जैसे अंदर ब्लास्टोसील बनी तो उसकी तरफ इसके अंदर फ्लेजेला है, वो सारे के सारे ओरिएंटेड होते हैं। तो मैक्रोमियर होती हैं, वो मैक्रोमियर सेल्स के ऊपर इसके अंदर एक माउथ का निर्माण हो जाता है। तो माउथ के द्वारा ही इस जो भ्रूणीय अवस्था है उसके अंदर भोज्य पदार्थ, जो उसके जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, वो ग्रहण किए जाते हैं। तो इस मुख की उपस्थिति के कारण इसको क्या अपने स्टोमोब्लास्टुला कहते हैं। जो मैक्रोमियर सेल्स है वहाँ पर जो माउथ का निर्माण होता है उसकी उपस्थिति के कारण इसको स्टोमोब्लास्टुला कहते हैं। फिर उसके बाद में स्टोमोब्लास्टुला के बाद में इसकी अगली स्टेज है एम्फीब्लास्टुला। तो ये इसकी लार्वल स्टेज है, लार्वल फॉर्म है, ये लार्वल पीरियड है, स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर इसका। तो लार्वल पीरियड में जो इसकी आगे की स्टेज है वो है एम्फीब्लास्टुला। तो स्टोमोब्लास्टुला से एम्फीब्लास्टुला लार्वा का निर्माण होता है। और जो ब्लास्टुला अवस्था बनने के बाद इसे जो ब्लास्टुला अवस्था होती है उसके अंदर क्या होता है, इसका एक ट्रोफिक लेयर होता है, वो उसको चारों तरफ से घेर लेता है। और ये जो ट्रोफिक लेयर होता है वो उसकी जो कोइनोसाइट सेल्स है, जो इसकी मैटरनल कोइनोसाइट सेल्स है, उसके द्वारा निर्मित होता है। और ये जो है ट्रोफिक लेवल है, ये क्या होता है, भ्रूण को या जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। इसके बाद में जो स्टोमोब्लास्टुला है, स्टोमोब्लास्टुला की जो माउथ है, माउथ से होकर अंदर का भाग होता है वो बाहर की तरफ उलट दिया जाता है, यानी बाहर की तरफ उलट कर बाहर आ जाता है। इस क्रिया को इसके अंदर क्या कहते हैं, इन्वर्जन की क्रिया कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जो फ्लेजेला है वो बाहर की ओर आ जाते हैं, और इस लार्वा के आधे भाग में फ्लेजेला पाए जाते हैं। तो एम्फीब्लास्टुला की जो सतह है उसका अधिकांश भाग फ्लेजिलेटेड मैक्रोमियर द्वारा घेर लिया जाता है। और 33 में ये फ्लेजिलेटेड लेयर होता है, वो क्या होता है, आगे की तरफ होता है। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनने के बाद जो मेटल मिजेंकाइम है उसको छोड़कर जो एम्फीब्लास्टुला है वो जो मिजेंकाइम लेयर है उसको छोड़कर जो पानी की धारा है, जो वाटर करंट है, उसके द्वारा बाहर आ जाता है और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करता है। जो लार्वा होता है उसकी जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पीछे का भाग होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, इसकी जो बड़े आकार और जो गोल आकार की जो कोशिकाएं होती है नॉन फ्लेजिलेटेड, जो एक साबित जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी है, मैक्रोमियर्स हैं, वो पाई जाती है। तो ये इसकी जो अवस्था है वो एम्फीब्लास्टुला अवस्था है। फिर एम्फीब्लास्टुला अवस्था के बाद में क्या आता है, इसमें गेस्टुलेशन की क्रिया होती है और गेस्ट्रुला का निर्माण हो जाता है।
ये आगे की जो क्रिया है वो क्या है इसकी, गेस्टुलेशन के द्वारा गेस्टुला का निर्माण होता है। तो गेस्टुला अवस्था के अंदर एम्फीब्लास्टुला होता है, कुछ समय तक स्वतंत्रतापूर्वक तैरता रहता है और उसके बाद में उसके अंदर क्या है, गेस्टुलेशन आरंभ हो जाता है। इस दौरान जो फ्लैजिलेटेड भाग है वो इन्विजनेशन करके अंदर की तरफ चला जाता है। तो इसके अंदर क्या इन्विजनेशन या अंतर्वलन की जो घटना होती है वो संपन्न होती है और उसके बाद में इसका जो फ्लैजिलेटेड लेयर है वो अंदर की तरफ चला जाता है। तो इस दौरान इसके जो मैक्रोमियर सेल्स होती है उसके अंदर तीव्र विभाजन होता है। पहले क्या माइक्रोमियर सेल्स है उसके अंदर डिवीजन होता है, अब यहाँ पर जो गेस्टुलेशन होती है तो मैक्रोमियर सेल्स होती है, बड़ी आकार की जो कोशिकाएं उनके अंदर तीव्र विभाजन होती है। तो वो चारों तरफ से क्या है, इसको भ्रूण को घेर लेती है। और जो इसकी इन्विजनेशन के जो घटना है, तो इन्विजनेशन की ओर बनने वाला जो रंध्र या जो पोर है वो क्या है, ब्लास्टोपोर कहलाता है। और इस दौरान जो गेस्टुला अवस्था है उसके अंदर दो लेयर बन जाते हैं, दो स्तर बन जाते हैं। बाहर की तरफ बड़े आकार की कोशिकाएं हैं और अंदर की तरफ छोटे आकार की जो फ्लैजिलेटेड सेल्स है वो चली जाती है। तो ये जो है वो इसकी गेस्टुलेशन है की घटना है और गेस्टुलेशन के दौरान इसके अंदर जो गेस्टुला अवस्था बनती है। फिर गेस्टुला अवस्था है, गेस्टुला अवस्था के अंदर क्या है, अगला जो तीसरा अपना पॉइंट था वो है मेटामॉर्फोसिस या जो कायांतरण की क्रिया है। तो कायांतरण या जो मेटामॉर्फोसिस है उसके अंदर अपन देखें तो ये सबसे पहले तो क्या होता है, इसका जो गेस्टुला अवस्था होता है वो किसी भी सबस्ट्रेटम से जो उसका आधार भाग है उससे चिपक जाता है, जो एडेसिव ऑर्गन के द्वारा चिपक जाता है। और जो ये एडेसिव ऑर्गन है उसके अंदर जो चिपकने की स्टेज है वो इसके अंदर क्या है, इसका जो नीचे का भाग ब्लास्टोपोर होता है, तो ब्लास्टोपोर से ये इसके अंदर जो आसंजन या तो अधेसन की क्रिया होती है वो होती है इस आधार से, ब्लास्टोपोर के द्वारा ये किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है। इसके पश्चात इसके अंदर जो भ्रूण है, भ्रूण की लंबाई के अंदर क्या होता है, वृद्धिकरण की क्रिया होती है। तो ये इलोंगेटेड हो जाता है सबस्ट्रेटम से चिपकने के बाद में, जो जंतु है वो लंबी आकृति का हो जाता है और ये इलोंगेटेड हो जाता है। तो जो आकार में वृद्धि करता है उसके अंदर ये फिर अपने को एक बेलनाकार जो स्ट्रक्चर है उसके रूप में दिखाई देता है। और ये जो बेलनाकार स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर ऊपर का जो पार्ट है, एंड पार्ट है, वहाँ पर क्या होता है, इसमें ओस्कुलम का निर्माण हो जाता है। और फिर उसके बाद में जो इसके चेंजेस आते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह पोरस हो जाती है, इसके अंदर ओस्टिया का निर्माण हो जाता है। और जो इसकी नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं उनके द्वारा पिनेकोड्रम, स्क्लेरोब्लास्ट और पोरोसाइट सेल्स है उनका निर्माण होता है। और जो इसकी दूसरी जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं उनके द्वारा कोइनोड्रम सेल्स, अमीबोसाइट सेल्स और आर्क्योसाइट सेल्स हैं उनका निर्माण होता है। और इसी प्रकार जो मिजनकाइम, जो क्योंकि अपने को पता है कि पोरिफेरा है वो डिप्लोब्लास्टिक है, तो बाहर की तरफ इसकी पिनेकोड्रम होगी और अंदर की तरफ कोइनोड्रम होगी, तो इसके बीच के अंदर मिजनकाइम लेयर का निर्माण हो जाता है। मिजनकाइम लेयर का निर्माण होता है जो कि जिलेटिनस होता है और उसके अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और स्पिक्यूल्स पाई जाती है। तो जो मिजनकाइम लेयर है उनकी कोशिकाओं का जो ओरिजिन है वो दोनों भ्रूणीय स्तर है, बाहरी और आंतरिक, यानी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड जो लेयर है उनके द्वारा इनकी जो मिजनकाइम सेल्स है उनका निर्माण हो जाता है। तो अब इस अवस्था को अपने क्या कहते हैं, ओलिंथस स्टेज कहते हैं। ये जो डायग्राम में दिखा रखा है ओलिंथस, तो इस अवस्था को अपने ओलिंथिस कहते हैं। और ये जो ओलिंथस स्टेज है ये क्या है, एस्कन स्पंज होता है उसके समान होती है। तो ये एस्कन के समान है, बिल्कुल सरल भी। इसका बाहरी बॉडी लेयर है, वो बॉडी लेयर क्या है, बाहर की तरफ उसके अंदर पिनेकोड्रम लेयर होगी और अंदर की तरफ कोइनोड्रम लेयर और बीच में मेसेंकाइम लेयर होगी। और अंदर पूरी की पूरी एक केविटी है जो कि इसकी पेरागेस्टिक केविटी या स्पंजोसील कहलाती है। तो ये जो अवस्था है वो क्या है, एस्कन स्पंज के समान है और एस्कन अवस्था के रूप में है। अब इसके बाद में इसकी जो बॉडी वाल होती है उसमें ईवेजिनेशन और इन्विजिनेशन की घटना होती है, बहिर्वलन और अंतर्वलन की घटना होती है। ये इस क्रिया के बाद में ये जो एस्कन स्टेज है वो किसमें, साइकन अवस्था में कायांतरित हो जाती है। तो एस्कन अवस्था में रूपांतरित हो जाती है। और इसके बाद में ये जो अवस्था है वो शाखान्वित होकर
फिर इसके अंदर कॉलोनी के रूप में ये डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से इसके अंदर जो जंतु है, जंतु के अंदर इसकी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल के अंदर जो जाइगोट है, वो जाइगोट साइकन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसके अंदर इसकी जो साइकिल है उसका रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। तो ये अपना जो साइकन जो जंतु है उसके अंदर अपनी इसकी पूरी संरचना और पूरी जो फिजियोलॉजी है और लाइफ साइकिल है वो इसके अंदर कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद में जो इसका मेन अलग टॉपिक है अपने सिलेबस के अंदर, इसका कैनाल सिस्टम, साइकन का कैनाल सिस्टम, उसके बारे में अपने जो वीडियो है उसके अंदर देखेंगे।